राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम कौन होगा? राजस्थान में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। प्रदेश में राज बदल गया। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसका राज तिलक होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर लड़ा था और बीजेपी इसे अपनी जीत का एक फैक्टर भी मान रही है और अब दिल्ली में इसको लेकर हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसको लेकर रणनीति बनाने में भी जुटे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वो है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला। ये 5 नाम अभी प्रदेश में सीएम पद के लिए सबसे अधिक चर्चा में हैं और क्यों है ये भी आपको बताते हैं। बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है। जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं, शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्योंकि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और वहां चुनाव नहीं हुआ है। बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो 2 बार प्रदेश की सीएम रही, प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता है, 5 बार विधायक रही हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं, ग्वालियर राजघराने की बेटी है, धौलपुर राजघराने की बहू है। वसुंधरा ने प्रदेश के नेताओं में सबसे अधिक 35 रैलियां और 2 बड़े रोड शो किए हैं, कई बागियों की समझाइश भी की है, लेकिन इस बार सीएम ने उनका फेस जाहिर नहीं किया है। बात राज्यवर्धन सिंह राठौर की करें तो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, जोटवाड़ा सीट से जीत हासिल की है, 50,000 से अधिक वोटों से जीते। 2013 में राजनीति में प्रवेश किया था, 23 साल तक सेना में सेवाएं दी। 2 महारानियों के बीच में, एक महारानी और एक राजकुमारी के बीच में जंग है। हालांकि सिद्धि कुमारी भी जीती है, वो भी राजकुमारी है, और कल्पना राजे भी जीती है, वो भी राजकुमारी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जो आबो हवा है उसमें 2024 को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेमीफाइनल है तो फाइनल के लिए कोई मजबूत टीम उतारी जाएगी और उसमें अगर कोई दलित कार्ड खेला जाता है तो मदन दिलावर और अर्जुन राम मेघवाल या वर्तमान सीपी जोशी या ओम बिड़ला भी हो सकते हैं, और एक और भी जो कहते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो जिस तरीके से हमने गुजरात में देखा पहली बार के मुख्यमंत्री तो नौक्षम चौधरी, जो सबसे कम उम्र की है, 28 साल की है, वो भी राजस्थान में एक नया इतिहास लिख सकती है कि दलित वर्ग से भी है, हाईली एजुकेटेड भी है, और उन्होंने जाहिदा खान को, जो तैयब हुसैन की सियासी बागडोर को संभाल रही थी, उनको उनके घर में पटकनी दी है। दोनों बेटों को प्रधान बनाने के बावजूद उनके घर में चुनौती दी है। तो क्या पता एक नया गुल खिल जाए कि पुष्कर सिंह धामी हार गए थे तो भी मुख्यमंत्री बना दिया था, तो क्या पता नौक्षम चौधरी की भी लॉटरी लग जाए। लेकिन दिया कुमारी मुझे लग रहा है सब पर भारी नजर आ रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को मात दी है और सीएम की रेस में भी है। वहीं ओम बिरला कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे। बिरला अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं।
फिलहाल बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक जल्द होने वाली है। बीजेपी आलाकमान पर्यवेक्षक जयपुर भेजेंगे और विधायकों की राय पर सीएम का नाम तय होगा, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा, जिसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आदरणीय प्रधानमंत्री को लेकर मंच पे आए हैं। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। चलिए, बड़ी खबर जयपुर से अब तक पहुंचाएंगे। आमेर से हारने के बाद सतीश पूनिया काफी आहत नजर आ रहे हैं। चुनाव हारने के बाद सतीश पूनिया ये हार एक आघात जैसी, उन्होंने कहा, यह हार सोचने पर मजबूर करने वाली। सपने देखे थे कि आमेर में रिवाज बदलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। अब इलाके के लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। पार्टी नेतृत्व को निर्णय से अवगत कराऊंगा। लंबे अरसे से संगठन के काम में लगा रहा, अब कुछ समय पारिवारिक काम में लगाऊंगा। आमेर को राम राम कह दिया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बताते चले कि सतीश पूनिया जो हैं वो चुनाव हार गए थे और जिसके बाद अब जो है उनका ये बयान सामने आया है। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी तो सतीश पूनिया हारने के बाद काफी आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोचा था कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब मैं परिवार को अपना समय दूंगा। ये हार एक आघात है। और जयपुर से टेलीफोन लाइन पर सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा दर्द है सतीश पूनिया के बयान में। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की हार हुई है कि सतीश पूनिया आमेर हमेशा डेडिकेट जो है वो नजर आते थे, तो उसके बाद ये हार जो है वो कह सकते हैं कि ज्यादा आहत जो है वो हो गए हैं और उसी कारण से ये कह सकते हैं बहुत संदेश जो है वो आमेर की जनता को उन्होंने लिखा है। लेकिन एक बात जो है वो उन्होंने इसमें बड़ी लिखी है, वो कि ये जो इलाका है ये जातीय बाहुल्य है और जातियों के जंजाल से उठकर उन्होंने विकास का सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनको ये बड़ी हार जो है वो मिली है। और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि अब वो आमेर की जनता के लिए जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये एक बड़ी बात जो है वो उन्होंने कही है। हालांकि ये अलग कहा है कि इस क्षेत्र के लिए पार्टी नेतृत्व से किसी और नेता को आग्रह करने की बात कही कि वो इस क्षेत्र में जो है वो काम करें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो इस आमेर की जनता आमेर के लिए समय नहीं दे पाएंगे, पारिवारिक कार्य में समय दे पाएंगे। ये बात सही है। यानी सतीश पूनिया पहले नेता जिन्होंने हार के बाद बड़ा फैसला लिया है और आमेर की जनता को एक तरह से उन्होंने राम राम कह दिया है। जी, राम राम कह दिया। ये कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए? ये क्योंकि इशारा बहुत बड़ा है सौरभ, संन्यास तो नहीं ले लेंगे वो फिर राजनीति से आगे चल के? कुछ ऐसा कुछ इशारा किया है? देखिए राजनीति से संन्यास की बात नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि उनका जिस प्रकार का बयान आया कि 2 बार उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, एक बार वो 300 वोटों से हार गए और उसके बाद फिर बड़ी जीत जो है वो उनको मिली, लेकिन उनका ये कहना कि इस क्षेत्र में उन्होंने काम किए थे और उन्हें विश्वास था कि काम के आधार पर जनता जो है वो वोट देगी, ना कि जातियों में बंटते हुए जो है वो वोटिंग होगी। उनका साफ तौर पर ये कहना, और यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अब आमेर की बजाय वो अपना कर्म क्षेत्र संभवतः कोई और जो है वो तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले अभी की बात जो उन्होंने जो कही है उसके अनुसार ये लगता है कि हाल फिलहाल अब वो अपनी हार से इन बयानों में आहत दिखे हैं। उन्होंने आगे की संभावनाएं भी बताई कि आगे की उनकी रणनीति क्या है, वो क्या कुछ करने वाले हैं। हार के कारण क्या रहे सौरभ, इसके बारे में कुछ बोला है?
देखिए, कारण तो वो नहीं बता पाए, लेकिन ये जरूर बताया उन्होंने कि जब वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े और हारे, तब भी उन्होंने जो है वो हारने के बावजूद इस क्षेत्र में काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कई डेवलपमेंट कार्य कराए। उनके जो भाषण थे पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा था कि हारने के बावजूद, जब पिछला चुनाव वो हारे थे तब तो उसके बावजूद उन्होंने 1500 करोड़ के काम जो है वो आमेर के क्षेत्र में कराए। यहाँ तो उनका एक कदम है, लगातार इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सक्रिय रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी हार हुई है तो वो बहुत ज्यादा आहत है। अब अभी फिलहाल तो उनका एक, अब आगे देखना होगा क्या कुछ बोलते हैं वो। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और इधर राजस्थान चुनाव पर सबसे बड़ा विश्लेषण कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बड़ा वोट प्रतिशत है। बताते चले कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 2.92% हो चुका है। बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 41.69% पहुंच चुका है। 2018 में बीजेपी का वोट प्रतिशत जो था वो 38.77% था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 0.23% बढ़ा है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.53% पहुंच चुका है। 2018 में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 39.30% था। उदयपुर जोधपुर संभाग में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। अजमेर संभाग से बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है। जयपुर संभाग की 50 सीटों में से 26 में बीजेपी ने जीती हैं। जयपुर संभाग में कांग्रेस ने 24 सीटें जीती, जबकि जोधपुर संभाग की 33 सीट में से बीजेपी को 23 सीट मिली। जोधपुर संभाग में कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई हैं। उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से 17 बीजेपी ने जीती है, जबकि उदयपुर संभाग में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। अजमेर संभाग की बात करें तो 29 सीटों में से 19 बीजेपी ने जीती हैं। अजमेर संभाग में 7 सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है
और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं। और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए।
विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय पर विपक्ष को गुस्से की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सदन में आए तो इन राज्यों में जो हार हुई है उसका गुस्सा लाने की बजाय आगे किस तरीके से देश के विकास के लिए काम किया जा सकता है, देश को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, उसको लेकर के सवाल जवाब करें। आकर के संसद में चर्चा से ही समाधान निकल सकता है, न कि पराजय का गुस्सा निकालने से। तो आज से संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत जो है होने जा रही है और इसी को पीएम मोदी ने लेकर के बयान दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।